Hello and welcome back to the channel. Today we are going to cover the Hindu newspaper of 29th March. आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है वो बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द कोर सेक्टर आउटपुट इन February. The second one talks about pandemic treaty and there are chances that this pandemic treaty may be implemented. So this covers all the important details of that pandemic treaty. The next article is about understanding India's coal imports, and the next article is about a very interesting UN report on world waste. So without wasting another time, let's start it. So our first article is about India's core sector output. India's 8 core sectors output growth spurted to a 3-month high of 6.7% in February. तो जो core sector output है इंडिया के February में 6.7% it has reached, which is the highest in the past 3 months. And in this graph here, you can see February 2022, January 2023 and February 2024. This shows the variation कि ये कितना ऊपर है फिर नीचे है एंड इस तरीके से. इफ़ यू सी इन दिस पॉइंट जो फरवरी में इट हैज़ रीच्ड 6.7, उसके पहले इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल एज December, this was on a very lower margin, but now it has reached a sufficiently high peak. So this is actually a good thing if we talk about the Indian economy. ठीक है. So let's see this in more details. Double digit upticks in coal, natural gas and cement. So basically इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडिया के इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है हमारा उसका ग्रोथ कितना हो रहा है. सो वी कॉल दैट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा आपके देश के इकोनॉमी में ग्रोथ होता है ना. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब हम काउंट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स रखते हैं. तो उसमें से कुछ सेक्टर्स हैं, उन 8 कोर सेक्टर्स हैं जो टोटल इनका जो कंबाइंड वेट होता है वो होता है 40%. तो अगर 8 सेक्टर्स ही हैं, सिर्फ 8 सेक्टर्स हैं एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू टोटल द फुल इज़ 40.27%. सो अस बिट मोर देन 40%. तो अगर ये 8 सेक्टर ही मोर देन 40% कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो रादर देन सीइंग द एंटायर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम अगर सिर्फ इन 8 सेक्टर्स को ही काउंट करें सो वी कैन गेट अ फेयर आइडिया कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उनका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. सो नाउ रिसेंटली फरवरी में दिस हैज शोन अ अपवर्ड ग्रोथ. तो उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें कोल, नेचुरल गैस एंड सीमेंट, इनमें डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है. ठीक है. इन ईयर ऑन ईयर टर्म्स क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ग्रू एट 7.9% इन फरवरी, ऑल्दो डैट वाज एडेड बाय बेस इफेक्ट. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है बेस इफेक्ट. बेस इफेक्ट पे क्वेश्चंस इसके पहले भी कमीशन पूछ चुका है. सो वी आर गोइंग टू सी कि बेस इफेक्ट क्या होता है. सो सी इट टॉक्स अबाउट इन ईयर ऑन ईयर टर्म्स, मतलब कि अगर हम ऑयल प्रोडक्शन को काउंट कर रहे हैं तो फरवरी 2024 में जो ऑयल प्रोडक्शन हुआ था इसे हम किस पे काउंट करेंगे, मतलब इसे हम किस पे कंपेयर करेंगे. अगर ये 7.9% हुआ है तो ये जो 7.9% है वो किस व्हाट इज़ आवर बेस जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे हम फरवरी 2023 के जो प्रोडक्शन होगा उसे हम अपना बेस रखते हैं. सो फरवरी 2023 में हमारा जितना ग्रोथ हुआ होगा उससे हम कंपेयर करते हैं कि फरवरी 2024 में हमारा ग्रोथ कितना हुआ है. सो दैट इज़ नोन एज बेस इफेक्ट. ठीक है. नाउ दिस आर्टिकल सेज कि जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसमें इतनी इंक्रीज़ तो हुई है बट एक्चुअल प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है. क्या हुआ है कि जो फरवरी 2023 था उसमें प्रोडक्शन थोड़ा हमारा कम था. तो अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्शन ज़्यादा लगता है. फॉर एग्जांपल जब कोविड हुआ था तो कोविड में प्रोडक्शन वाज फुल्ली डाउन, है ना. जब बिल्कुल लॉकडाउन लग गया था, हमारे जो ट्रेड थे बिल्कुल बंद हो चुके थे, दूसरे कंट्री से हमारे पास इंपोर्ट्स नहीं आ रहे थे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारे अपने प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था. आपने देखा था माइग्रेंट सब वापस चल गए थे, वर्कर्स वापस चल चुके थे. तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ही नहीं हो रहा था, इंडस्ट्री शट थे. तो नाउ सपोज अगर लेट अस टेक अगस्त 2020 या अक्टूबर 2020, तो उसमें बिल्कुल ही प्रोडक्शन नहीं हुआ था. तो उसके कंपैरिजन में अक्टूबर 2021 में या अगर अक्टूबर 2021 में भी कोविड था तो अक्टूबर 2022 में अगर बिल्कुल ही थोड़ा सा प्रोडक्शन हो जाए तो भी वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है इन ईयर ऑन ईयर टर्म्स, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स. एब्सोल्यूट टर्म्स में आप बिल्कुल काउंट करते हो कि अगर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन सपोज
100 लीटर्स था, तो अगले में वो 110 लीटर्स हुआ है या 90 लीटर्स हुआ है, वो होता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ईयर ऑन ईयर टर्म्स में फरवरी 2023 में जितना प्रोडक्शन हुआ था उसके कंपैरिजन में फरवरी 2024 में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ होता है दैट हैज़ अ वेटेज ऑफ 40% इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होलिस्टिक देखता है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ 8 जो सेक्टर्स हैं हम उन्हें काउंट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस सेज as both the union and state governments rushed to meet their capex targets in March, it may stay around 6% this month as well. capex क्या होता है? capex is capital expenditure. तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप कुछ टेंजिबल नहीं बना रहे हो, आप जो नॉर्मल कॉस्ट है वो दे रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कैपिटल बनाते हो, कैपिटल इन द सेंस कि एनीथिंग विच इज़ टेंजिबल। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप ब्रिज बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, स्कूल्स बना रहे हो, तो अगर आप ब्रिज बना रहे हो तो ब्रिज में क्या होगा, आपको ज़्यादा सीमेंट चाहिए, आपको कोल, आपको ऑयल चाहिए, क्योंकि अगर सीमेंट को प्रोड्यूस होना है तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो उसको ऑयल चाहिए, उसको कोल चाहिए टू रन। ठीक है, तो आपको नेचुरल गैस भी चाहिए होगा क्योंकि आपको स्टील चाहिए, आपको आयरन चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कैपेक्स ग्रोथ होता है। तो अगर गवर्नमेंट कैपेक्स में इन्वेस्ट करती है, इफ़ द गवर्नमेंट सेज कि आई एम गोइंग टू बिल्ड मोर ब्रिजेस, तो उसके बाद क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मोर स्पेसिफिकली इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगेन व्हाट इज़ मार्च रश मतलब कि ये ईयर जो ख़त्म हो रहा है उसके पहले जितने भी फंड्स हैं उन्हें यूज़ करना होता है, वरना वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर इंडिया कोर सेक्टर आउटपुट है, जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है, ये कौन इस लिस्ट को कौन निकालता है? सो दिस लिस्ट इज़ पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, उसमें बैठते हैं और उसमें है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र DPIIT इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस प्रोड्यूसेस द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ईच मंथ। तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ें क्या है? पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि बेस इफेक्ट्स क्या होता है, वेटेज कितना है, ये निकालता कौन है एंड कितने फ्रीक्वेंटली निकलता है। सो दिस कम्स आउट इन ईच मंथ। ठीक है, नाउ वी सी कि वो जो 8 इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है। तो वो है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़ा प्रोडक्शन करना है तो अगर ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप अपने अगल बगल देखो, आप कुछ भी ऑब्जर्व करके देखो, अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कुछ भी इंडस्ट्री चल रही है तो वो इंडस्ट्री किन चीज़ों पर चल रही है? उन इंडस्ट्रीज़ को सीमेंट चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोल चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन यहाँ में क्या याद रखना है? इन 8 के नाम और इनके वेटेज। जैसे मैक्सिमम वेटेज किसके पास है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के पास, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है दैट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें याद रखना है। बेस ईयर फॉर IIP इज़ 2011-2012, मतलब कि अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका जो बेस ईयर होगा, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था वो जो ईयर ऑन ईयर चल रहा था, है ना, तो यहाँ पे हमने एक ईयर को फिक्स कर दिया है, दैट ईयर इज़ 2011-2012। तो उस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा उससे हम कंपेयर करते हैं एंड देन हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। बट ज़रूरत क्या है हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की? सो दिस इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI एट्सेट्रा फॉर मेकिंग पॉलिसीज़ एंड कैलकुलेटिंग एडवांस GDP एस्टिमेट्स। ठीक है, तो अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या गवर्नमेंट है, वो अगर अपने पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी अगर सपोज़ वो बजट पेश कर रही है, तो बजट में टैक्स किन चीज़ों पे ज़्यादा करना है, किन चीज़ों पे कम करना है, कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उन पर्टिकुलर सेक्टर के वर्कर्स को हम कैसे सपोर्ट करेंगे,
ये सब पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, वो डेटा यहाँ से आता है। तो इस स्लाइड में भी हमें ये याद रखना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन पब्लिश करता है और इसका बेस ईयर क्या है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, काउंटडाउन टू अ पैंडेमिक ट्रीटी। तो ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? सो बेसिकली जब कोविड हुआ था, हम सबको पता है, तो एक ग्लोबल लेवल या नेशनल लेवल पे कुछ कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म नहीं था। देखिए, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो फर्स्ट थिंग आता है वो होता है वॉर। ठीक है, या तो वो होता है अलायंसेस के बारे में। वॉर या अलायंसेस के बारे में अगर हम बात करें, सॉरी फॉर डैट, तो अगर हम वॉर या अलायंसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सिर्फ यही सोचते हैं। बट इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, या अगर ये कहूँ इंटरनेशनल गवर्नेंस है, डैट इज़ अ मच वाइडर कंसेप्ट। हम उसमें इंटरनेशनल एक ह्यूमन लेवल के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट बेसिक ह्यूमन राइट्स, और जब हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसमें एडुकेशन आता है, उसमें राइट टू लाइफ आता है, उसमें डिग्निटी आता है, उसमें हेल्थ आता है, उसमें इक्विटेबल लिविंग कंडीशंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो जब कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन एक्चुअली इट हिट, तो उस समय देखा गया कि कोई इंटरनेशनल मैकेनिज़्म नहीं था इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। अगर हमें पहले से डेटा, फॉर एग्जांपल चाइना वाज फर्स्ट सेइंग कि नहीं कुछ भी नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वी आर कंट्रोलिंग इट। उसके बाद कुछ भी जो लोगों के वो थे, मूवमेंट थे, फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स वर नॉट इनिशियली बैंड, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। तो फ्लाइट को बैन नहीं किया जा रहा था बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आफ्टर दैट इट हिट। उसके बाद जब कोविड का वेव आया तो जो बिल्कुल ही कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है विच आर नॉट वेरी डेवलप्ड, उनके पास मैकेनिज़्म ही नहीं था वैक्सीन बनाने का, उनके पास वो नॉलेज नहीं था, उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे। इवन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये देखा गया था कि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है प्रॉपर, उनके जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि इतने बड़े वर्कलोड, इतने बड़े पेशेंट लोड को वो संभाल सके। तो इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से इनइक्वालिटी पूरे वर्ल्ड में आ चुका था। ठीक है, उसके बाद जो भी कंट्रीज़ थे जो कंपनीज़ थी जो वैक्सीन बना रही थी, दे वर नॉट विलिंग टू शेयर इट। अगर यूएसए ने वैक्सीन बनाया था, सो दे वर नॉट विलिंग कि वो अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में उनको वो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे, कि मतलब बहुत अ वेरी ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव टू दिस वुड हैव बीन। अमेरिका एंड द डेवलप्ड नेशंस वुड हैव सेड कि देखो ये रहा, दिस इज़ द फॉर्मूला टू मेक वैक्सीन्स एंड दीज आर द बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स यू विल नीड टू मेक वैक्सीन्स। ये मशीन्स आपको चाहिए होंगी एंड आपको फंड्स चाहिए होगा, बिकॉज वी आर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो वी आर गिविंग यू फंड्स, वी आर गिविंग यू द इक्विपमेंट्स एंड वी आर गिविंग यू द टेक्नोलॉजी, मेक वैक्सीन्स एंड उसके बाद एडमिनिस्टर वैक्सीन टू ऑल योर सिटीजन्स। क्योंकि कोविड वॉज सच अ डिजीज़ कि अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी कोविड है तो देयर वाज स्टिल अ चांस कि वो दोबारा इमर्ज हो सकता है। बट वहाँ पे देखा गया था कि अमेरिका वाज सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू वेव ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चाइना डिड नॉट गिव इंफॉर्मेशन in a very transparent manner you can say, and not in the required time when it was required. तो उसके बाद WHO में वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देयर वाज अ कॉन्शियसनेस कि एक ग्लोबल हमें, अगर व्हाट इफ़ अगेन सच अ पैंडेमिक कम्स, सो वी नीड अ ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म कि हम उस चीज़ को दोबारा टैकल कर सकें। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट, वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स विथ इक्विटी एज द गोल एंड द आउटकम। तो ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है, इसका व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट? द फर्स्ट इज़ टू स्ट्रेंथन द पैंडेमिक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स कि पैंडेमिक हो ही ना। ये कैसे होगा? अगर सपोज चाइना में पैंडेमिक स्टार्टेड, चाइना पहले ही सबको इन्फॉर्मेशन दे देता कि देखो ये हुआ है, दीज आर द सिम्टम्स, ये जो नया रेंज है, ये जो नया वायरस है उसका जेनेटिक डिज़ाइन ये है, दीज आर द थिंग्स हाउ यू कैन कंट्रोल इट। तो फर्स्ट पैंडेमिक प्रिवेंशन की होने ही ना दो। अब अगर हो गया इसके बाद भी, सो द नेक्स्ट थिंग वाज पैंडेमिक रिस्पॉन्स। अगर कोविड-19 बिकेम अ पैंडेमिक तो इसका विच मीन्स कि अब उसे वी नीड टू रिस्पॉन्ड विद दैट। तो उसके लिए भी दिस ट्रीटी टॉक्स अबाउट इट। पर इससे आउटकम क्या होगा? इट विल बी इक्विटी एज द गोल एंड द आउटकम। इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो जब कोविड एक्चुअली स्ट्रक इट, जब व्हेन कोविड वेव हिट, तो जो सबसे पुअर कंट्रीज़ थे
For example, the African countries. Now, African countries had no fault of theirs if COVID-19 pandemic gripped the entire world, right? इसमें African countries का क्या गलती था? But सबसे ज़्यादा सफ़र African countries ने किया. So this is inequality. तो इस pandemic treaty से what we want to establish is equity. This includes technology transfer and waiver of intellectual property rights. As I was speaking, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उन्हें वेव कर दो. व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन्स कि अगर किसी कंपनी ने कुछ एक फॉर्मूला निकाला, कुछ एक प्रोडक्ट निकाला है, तो उस प्रोडक्ट पे दैट कंपनी कैन क्लेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो अगर इस कंपनी के अलावा दूसरी कोई भी कंपनी अगर उस प्रोडक्ट को बनाएगी तो लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट. इस कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकती है, ना मैन्युफैक्चर कर सकती है. इससे क्या होगा? इससे अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ में किसी एक कंपनी ने वैक्सीन बनाया है, इस सपोज एक दूसरा पैंडेमिक आ जाता है इसके बाद, अगर किसी डेवलप्ड कंट्री में किसी कंपनी ने वैक्सीन बनाया है तो ये उस कंपनी का फुल राइट है कि वो बताए कि दिस इज़ आई एम गोइंग टू सेल इट एट दिस रेट. खरीद सकते हो तो खरीद लो और एल्स डाई. तो ये जो कंसेप्ट है, दिस वॉज सीन कि बहुत सारे यूएस के कंपनीज वर डूइंग दिस. दिस कैन बी कोटेड इन योर GS4 आंसर. तो ऐसे आप न्यूज़पेपर से एथिक्स के लिए एग्जाम्पल भी निकालते हो कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, दिस इज़ लीगल बट दिस इज़ नॉट एथिकल. तो वो जो एक हमारा कंसेप्ट होता है ना, लीगल बट नॉट एथिकल, तो ये है. लीगल तो है कि यू कैन क्लेम IPR राइट्स, बट ये एथिकल नहीं है. अगर कोई मर रहे और आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो तो आप ना ही एथिकल हो ना ही आप मोरल हो. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट दिस ट्रीटी सीक्स टू एस्टैब्लिश कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे एंड ऑल्सो वेवर ऑफ IPR राइट्स. दिस proposes a conference of parties to oversee the implementation of the act. अब conference of parties हमने देखा है environment में, this is very much applicable. तो environment में क्या होता है? जो भी pollution related चीज़ें जैसे global warming, rise of temperature. तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट में इट वाज डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू फुलफिल दिस मच क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल, रेस्ट्रिक्ट द राइज ऑफ टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. बिकम न्यूट्रल इन कार्बन एमिशन बाय दिस पर्टिकुलर ईयर. ठीक है. तो उसके लिए क्या? उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है. यहाँ क्या होता है? जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक साथ आते हैं और वो हर ईयर का एक एजेंडा सेट करते हैं, फिर उसे मॉनिटर करते हैं. तो सिमिलरली ऑन द सेम लाइन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होगी जो हर साल मिलेंगे और वो इस ट्रीटी पे बात करेंगे. ठीक है. तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ. अब उसके बाद हर कंट्री की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो क्या है? कंट्रीज टू मॉनिटर इनटू AMR वेराइटीज़. AMR वेराइटीज़ क्या होता है? दीज आर दो स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस या बैक्टीरिया विच आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है. अब होता क्या है? आपने देखा होगा, अगर आपको बुखार हो गया, अगर आप बीमार है तो आपको बोला जाता है कि एक वो खा लो, आप एंटीबैक्टीरियल टैबलेट खा लो. ठीक है. तो ऐसे जो भी वो होते हैं टैबलेट्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको 5 टैबलेट खाने को कहता है और आप 3 टैबलेट खाते हो और आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर आप बाकी के 2 टैबलेट्स नहीं खाते हो. इससे क्या होता है? उन 3 टैबलेट्स जब आपने खाए तो आपके बॉडी के जो 80 या 90% जो वो थे पैथोजेंस थे जो आपको अफेक्ट कर रहे थे, वो 80 to 90% पैथोजेंस तो मर गए, बट वो 10% सर्वाइव कर जाते हैं. और वो जो 10% सर्वाइव के, दोज हैव बीन रेजिस्टेंट टू दीज एंटी माइक्रोबियल डोजेज. तो अब वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो जो नई वैरायटी होगी डैट वुड बी रेजिस्टेंट. तो अब ये कंट्रोल कैसे होता है? तो ये कंट्रोल ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम सब करते हैं, दवाई की दुकान पर जाते हैं और कोई भी एक दवाई हम मांग लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एजिथ्रल या एजिथ्रोमाइसिन इज़ वेरी कॉमन इन कॉमन कोल्ड लग रहा होता है तो, और हम उसे ऐसे ही खरीद लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से. ठीक है. दैट इज़ नोन एज ओवर द काउंटर बाइंग ऑफ मेडिसिन. तो दैट हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड. एक डॉक्टर के स्लिप के बिना यू कैन नॉट बाई दैट. उसके बाद ऑल्सो यू नीड टू सी इन द सैनिटेशन. तो हर कंट्री को अपने सैनिटेशन को सही रखना है. और ये AMR वेराइटीज़ हैं, पहले तो कोशिश करो कि AMR वेराइटीज़ डेवलप भी ना हो. अगर हो भी गए सो यू नीड टू कीप अ ट्रैक कि किस पर्टिकुलर डिजीज़ के AMR वेराइटीज़ हुए हैं, किस स्टेट में हुए हैं, कैसे उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम. ठीक है. हमने एनवायरनमेंट में देखा है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम होता है. ठीक है. विच इज़ तो दैट इज द सेम थिंग हैज़ बीन रेप्लिकेटेड इन पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम. यहाँ क्या होगा? दिस कंपेल्स कंट्रीज टू शेयर जीनोम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड सैम्पल्स विद WHO कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क्स एंड डेटाबेसेस.
कोविड में ये बहुत बड़ा इशू था। सो बेसिकली कोविड में पहले तो चाइना ने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, एंड अगर ये अग्रीमेंट उस समय, ये जो सिस्टम है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, इफ़ दिस वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, तो चाइना को जो फर्स्ट स्ट्रेन हुआ था कोविड वायरस का, जो फर्स्ट स्ट्रेन पकड़ा गया था, उसके जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन को WHO को देना पड़ता। तो जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन से आपको पता लग जाता है कि एक पर्टिकुलर पैथोजन है, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, उसका जो एंटायर जेनेटिक कॉम्पोजिशन है हम उसे स्टडी करते हैं, एंड उसके बाद जो एंटायर जेनेटिक हमारा जो वो होता है सीक्वेंस होता है, जो जीनोम सीक्वेंस है, उस पूरे जीनोम में देयर आर ओनली सम पार्ट्स, देयर आर ओनली सम जीन्स जो एक्चुअली अफेक्ट कर रहे होते हैं, विच आर एक्चुअली so there are only some parts which actually create which actually hampers your condition, ठीक है। तो ये ओनली उन दोज पर्टिकुलर पार्ट्स को हम उसे ट्वीक कर सकते हैं, या हम उस पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंस के इन्फॉर्मेशन पे हम नए वैक्सीन्स बना सकते हैं। तो कोविड में टाइम ही इसीलिए लग गया था क्योंकि हमें पता ही नहीं था प्रॉपर उसका जीनोम सीक्वेंस क्या है। तो अगर जीनोम सीक्वेंस हमें पहले से पता होता तो हम सिमिलरली एक वैक्सीन बना सकते थे। तो यहाँ पे ऑल द कंट्रीज दे विल हैव टू नेसेसरीली शेयर द जीनोम सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन विद WHO कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क्स एंड डेटाबेसेस। So why will any country do that? In return for access to these data, manufacturers of diagnostic therapeutics and vaccines will be required to provide 10% of their products free of charge and 10% at non-profit prices. तो अगर सपोज दोबारा से वैसा अगर कुछ आता है, सपोज अगेन अ ट्रीटी अगेन सच अ पैंडेमिक कम्स, तो जिस कंट्री ने भी सबसे पहले उसका जीनोमिक सीक्वेंस बताया होगा, बताएगा WHO के सारे नेटवर्क्स एंड डेटाबेसेस में, एंड जब उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए a vaccine would be made, so it will be necessarily it will be bound, the manufacturers of those vaccines, अगर किसी कंपनी ने वैक्सीन बनाया है क्योंकि इस पर्टिकुलर कंट्री ने बताया था उसके जीनोमिक सीक्वेंस के बारे में, तो आपको अपने 10% जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज उस कंट्री को देने पड़ेंगे, एंड रेस्ट जो 10% है वो एट नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइसेस। तो अगर आपके वैक्सीन बनाने में आपको फॉर एग्जांपल सपोज 1000 रुपीज़ लगे हैं, so at least 10% you will give free and the rest 10% you will give at 1000 rupees only, no profit margin will be there. Proposed requirement for firms that received public financing to waive or reduce their IPR, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाया, और अगर उस प्राइवेट कंपनी को वहाँ के गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, तो there is a proposal कि that particular company will have to waive or reduce their IPR, क्योंकि आपको फाइनेंस भी गवर्नमेंट ने किया है। So this leads to equity. This pandemic treaty, this may not be implemented in this particular form, ठीक है, because the developed countries, for example हमने environment में भी देखा है, there is always a tussle between developed and developing countries, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिस्टम है दी वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है दे नेवर वांट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू बी वेव्ड ऑफ, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज़ है कि क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स इनके पास है। सो दीज आर गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्रीज़ जो वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे या जो मेडिसिन प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दीज कंट्रीज़ वांट कि हमें प्रॉफिट हो बहुत ज़्यादा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो रिलेटिवली पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो जल्दी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके, तो वो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी दे दो, ठीक है। दिस इज़ नोन एज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ आर अगेंस्ट दीज प्रपोजल्स, क्योंकि उनका प्रॉफिट हर्ट होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ आर ऑलवेज फॉर सच प्रपोजल्स। तो दिस में नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दिट्स फुल फॉर्म, बट यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि रिगार्डिंग एनी दिस ट्रीटी या इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सो दिस कैन बी रिटन एज वे फॉरवर्ड, ठीक है। आप लिख सकते हो कि WHO's पैंडेमिक ट्रीटी टॉक्स अबाउट पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ कोल इम्पोर्ट्स, लेट्स सी दिस आर्टिकल। सो दिस आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि इंडिया में जो कोल की डिफिशियंसी हो रही है उसके रीजंस क्या हैं। Before seeing that, let us see what are the 4 types of coal. The 4 types of coal are anthracite, bituminous, lignite and peat, ठीक है। So peat is not a fully a coal, but this is partially decayed plant matter in swamps and bogs, low heat content. तो coal होता, how is the coal formed? जो प्लांट मैटर्स होते हैं या जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो बहुत समय तक
जब डिपॉजिटेड रहते हैं अंडर द अर्थ तो वो कोल बच जाते हैं। तो जितने ज़्यादा डेप्थ पे और जितना ज़्यादा टाइम तक वो डिपॉजिटेड रहते हैं उतने अच्छे उनकी वैरायटी होती है, ठीक है। सो इफ़ वी सी, पीट इज़ द lowest quality of coal, lignite is a bit better, bituminous is also a bit better and anthracite is the best coal. So अगर हम पीट से एंथ्रासाइट की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, और अगर हम एंथ्रासाइट से पीट की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। सो पीट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, हीट कंटेंट कम होता है। लिग्नाइट में हीट कंटेंट इज़ लो, सल्फर कंटेंट इज़ ऑल्सो लो एंड दिस हैज़ अ लिमिटेड सप्लाईज। जो बिटुमिनस कोल है ये सबसे ज़्यादा यूज्ड कोल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है एंड कंपेयर टू दीज थ्री दिस इज़ द बेस्ट कोल, दिस ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट कोल, ठीक है। सो पीट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, और ज़्यादा हीट और प्रेशर होते होते दिस बिकम्स एंथ्रासाइट। सो दिस ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट अ एनालॉजी, तो स्टूडेंट्स पे जितना ज़्यादा हीट और जितना ज़्यादा प्रेशर बनता है आप उतने अच्छे एस्पिरेंट्स बनते चलते हो। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुके हो तो बस ये समझ लो कि अभी आप पीट हो, जितना ज़्यादा आप खुद पे और प्रेशर दोगे और उस प्रेशर को सह पाओगे, ब्रेक नहीं होना है बस। इफ़ यू डू नॉट ब्रेक एंड इफ़ यू कैन सस्टेन द प्रेशर, इफ़ यू कैन सस्टेन द हीट, तो कभी ना कभी तो एंथ्रासाइट कोल बन ही जाओगे, ठीक है। फिर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट बिटुमिनस, this is extensively used as a fuel because of its high heat content and large supplies, normally has a high sulfur content. तो यहाँ क्या, यहाँ हीट कंटेंट तो बहुत अच्छा है और सप्लाईज भी अच्छे हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड। इशू ये है इसमें कि इसमें सल्फ़र कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जब बिटुमिनस कोल को बर्न किया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड लास्ट वी हैव द एंथ्रासाइट कोल, हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फ़र कंटेंट। तो इसमें हीट ज़्यादा है एंड सल्फ़र कम है, तो इससे हीट बहुत अच्छा मिलता है, दिस इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इससे पोल्यूशन भी कम होता है। सप्लाईज आर लिमिटेड इन मोस्ट एरियाज, इंडिया में जम्मू कश्मीर के थोड़े से रीजन में दिस इज फाउंड। Now let's see the article. Increasingly unpredictable weather patterns and a fast growing economy have led to big increases in electricity demand. तो इकोनॉमी इज़ फास्ट ग्रोइंग, वी ऑल हैव विटनेस्ड दैट। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स मतलब होता क्या है कि कोल के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग करना होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द माइंस इन इंडिया आर ओपन माइंस। तो जब बारिश का सीज़न आता है तो इन मानसून सीज़न ये सारे माइंस वाटर से फिल हो जाते हैं। सो माइनिंग इज़ ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। जो थोड़े डेवलप्ड माइंस है, जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ स्टिल इट कैन बी कंटिन्यूड, बट मोस्ट ऑफ द माइंस में मानसून के टाइम पे द माइनिंग ऑफ द कोल इज स्टॉप्ड। नाउ वी ऑल नो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मानसून हैज़ बिकम एरेटिक। जो पहले एक सेट था कि इन पर्टिकुलर मंथ्स ओनली मानसून इज़ गोइंग टू कम, नाउ मानसून का जो पैटर्न है दैट हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड। उस वजह से द कोल माइनिंग हैज़ ऑल्सो बिन डिस्टर्ब्ड। Coal supplies over 70% of India's electricity. So even now India's electricity is dependent on coal. 70% coal से ही आ रहा है। A shortage of domestic thermal coal used in electricity generation is primarily blamed for the electricity shortage. तो common sense में हम ये कहते हैं कि जो domestic thermal coal है उसका शॉर्टेज हो चुका है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है। बट दिस इज़ नॉट द रियल सिनेरियो। चैलेंज इज़ नॉट अबाउट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक थर्मल कोल बट ऑफ इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक्स टू मूव द कोल टू द पावर प्लांट्स। तो सबसे पहले तो आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप कोल की माइनिंग सही से कर पा रहे हो, एंड उसके बाद आपके पास लॉजिस्टिक्स ही नहीं है सही से कोल को मूव करने के लिए। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑल्सो सेड कि जो इंडियन रेलवे है दैट हैज़ ऑल्सो नॉट वर्कड वेरी इफिशिएंटली इन द मूवमेंट ऑफ कोल। नाउ जब पिछले अगस्त एंड सितंबर में देयर वाज अ कोल शॉर्टेज, तो 0.6 मिलियन टन्स ऑफ डोमेस्टिक कोल वुड हैव एड्रेस दिस शॉर्टेज। तो इस शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए हमें सिर्फ 0.6 मिलियन टन्स ही चाहिए थे, और हमारे पास अवेलेबल कितने थे, 30 मिलियन टन्स। नाउ सी दिस, वी हैड 30 मिलियन टन्स। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे निकाल सके, और हमारे पास इतना लॉजिस्टिक्स नहीं है कि हम सही वक्त पे सही जगह उस कोल को पहुंचा सके। Shortages in periods of high demand are more likely in plants far away from the mines which typically do not generate as much. तो यहाँ पे इशू क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स है वहाँ पे कोल चाहिए होता है ना। कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स है जो बिल्कुल कोल माइंस के बगल में ही है, तो वहाँ देयर इज़ नो इशू, कोल माइन होके बाहर आता है एंड इट गोज़ टू द इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स। बट जो दूर है वहाँ पे हम कोल को ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं बिकॉज कोल इज़ नॉट रीचिंग दोज इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ बीइंग हैम्पर्ड। Now if we see about India,
India has the fourth largest coal reserves in the world, estimated to be around 319 billion tons, of which not even 1 billion ton is extracted. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ रीज़न क्यों जब रिसेंटली यूएन में देर एक प्रपोजल आया था टू फेज आउट कोल, तो इंडिया मॉडिफाइड दैट एंड सेड कि वी विल नॉट फेज आउट कोल, वी विल फेज डाउन कोल. क्यों? क्योंकि जो फेज़ आउट कोल का जो कंसेप्ट है ये जनरली कौन ला रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ ला रहे हैं. अब ये अमेरिका है या जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, इन्होंने तो पहले कोल यूज़ करके अपना डेवलपमेंट करवा लिया. तो उस कोल के बेसिस पे ये जब डेवलप्ड हुए तो अब इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया और कैपिटल आ गया, रिसोर्सेज आ गए कि अब ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करवा पा रहे हैं. तो क्योंकि इन लोगों ने उस कोल को यूज़ करके ही ना डेवलप हुए, तो ना इंडिया इज सेइंग कि आप तो डेवलप हो गए, अब हमें डेवलप होने का मौका दो ना. अब हमारे पास इतने ज़्यादा कोल पड़े हुए हैं, तो इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू वेस्ट दैट, हम इसे यूज़ करेंगे और जब हम आपके लेवल पर डेवलप हो जाएंगे देन वी विल ऑल्सो शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी सेम जो हमने पिछले स्लाइड में देखा रिगार्डिंग वैक्सीन्स, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये टसल हमेशा रहता है. इंडिया में टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टोटल कोल रिजर्व्स आर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. नाउ इंडिया इज द fourth largest coal reserves, but it is also the second largest importer of coal after China. इंडिया में कोल कैन बी फ्रीली इम्पोर्टेड अंडर ओपन जनरल लाइसेंस. फ्रीली इम्पोर्टेड मतलब कि गवर्नमेंट इज़ नॉट रेगुलेटिंग दैट. ठीक है, जो पावर प्लांट्स को जितने कोल चाहिए दे कैन इम्पोर्ट दैट. सो मेजरली इंडिया में कोल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड. मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज. इफ़ वी सी इन दिस मैप कोल रिजर्व्स, तो जम्मू कश्मीर में हमें थोड़े रिजर्व्स देखने को मिलते हैं. एंड देन इस रीजन में ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल है. थोड़े सी कोल राजस्थान और गुजरात में है, तमिलनाडु है, सम कर्नाटका में बहुत मिनिस्क्यूल है, एंड दिस रीजन इज़ प्रीडोमिनेंटली कोल डोमिनेंट. ठीक है, तो ये इशू है. तो इस इशू का सल्यूशन क्या है? इस इशू का सल्यूशन फर्स्ट तो ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कीजिए, आप थर्मल एनर्जी डेवलप कीजिए, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ यू कैन डू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एंड उसके अलावा अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाइए. फॉर एग्जांपल जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है उसके रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन कीजिए. जो अगर आप कोल को बेसिकली कोल रेलवे से ही ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ रूट्स को बिल्कुल कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही रख दीजिए. कुछ पर्टिकुलर डेडिकेटेड ट्रेन शुड बी देयर फॉर कोल ट्रांसपोर्ट. उसके अलावा जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी कोल ट्रांसपोर्ट can be tried through that also, and simultaneously start investing in renewable energy, which this government is doing on a very good term. ठीक है, next we see UN report on world waste. So this report came recently which told that households across the globe wasted over 1 billion meals a day in 2022 according to the Food Waste Index report 2024. And this study was jointly authored by the United Nations Environment Program and Waste and Resources Action Program, which is a UK based non-profit. तो ये रिपोर्ट का नाम हमें याद रखना होगा, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024. एंड ये स्टडी किसने किया था? UNEP एंड WRAP ने. सो 1 बिलियन मील्स हैव बीन वेस्टेड इन अ डे. ठीक है, 783 जब ये 1 बिलियन मील वेस्ट हो रहे थे, एट द सेम टाइम 783 मिलियन पीपल दे स्ट्रगल्ड विथ हंगर एंड अ थर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी फेस्ड फूड इनसिक्योरिटी. ठीक है, तो ये देखिए, ये तो इश्यूज़ अगर आप इंडिया में देखें, अगर आप स्टेट पर देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, या पूरे वर्ल्ड वाइड देखें, मोर देन द dearth of resources, the issue is the inefficient utilization of resources. यहाँ पे 783 million people are struggling with hunger, 1/3 of the humanity struggling with food insecurity, and 1 billion meals are being wasted. ठीक है, International Day of Zero Waste falls on March 30, which is why this report has been released. So in 2022, there were 1.5 billion tons of food waste generated, which is almost 1/5 of all food available to consumers. तो जितने फूड अवेलेबल है उसके ऑलमोस्ट 1/5 दैट इज़ 20% तो आप वेस्ट कर दे रहे हो. 1.05 बिलियन टन्स. 60% हैपेंड एट द हाउस होल्ड लेवल विद फूड सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर 28% एंड रिटेल 12%. तो ये आप देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल जो हाउसेज है वो वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं. हाउस होल्ड लेवल पे मैक्सिमम वेस्ट हो रहा है 60%. तो जो कहा जाता है ना, अ स्मॉल स्टेप कैन लीड टू ह्यूज चेंजेस. अगर आप अपने घर में ही छोटे मोटे चेंजेस करना स्टार्ट कर दो, अगर आप अपने घर में फूड को वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है,
दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल फॉर एथिक्स। आप ऐसे में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये डेटा कोट कर सकते हैं कि 60% ऑफ फूड वेस्टेज हैपन्स एट द हाउस होल्ड लेवल। तो इफ़ एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट्स टेकिंग अ प्लेज कि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द फूड वेस्टेज विल बी रिड्यूस्ड। एंड फूड सर्विसेज जो होते हैं वो 28% वेस्ट किया। Many low and middle income countries continue to lack adequate systems for tracking progress to Sustainable Development Goal 12.3 of halving food waste by 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप लोगों को पता है, तो गोल नंबर 12.3 टॉक्स की बाई 2030 फूड वेस्टेज को हमें हाफ कर देना है। तो अब फूड वेस्ट हाफ हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो हम काउंट करेंगे कि फूड वेस्ट रिसेंटली हमारे पास कितना हो रहा है, फिर हम काउंट करेंगे कि 2030 तक अगर हमें हाफ करना है तो कितना फूड वेस्टेज हमें रोकना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि फूड वेस्टेज हो कैसे रहा है, अलोंग विच वर्टिकल्स इज इट हैपनिंग। तो जैसे यहाँ पता चला कि हाउस होल्ड लेवल पे हो रहा है, किन रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस फूड आर्टिकल के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हमें ये पता चलेगा तो ही हम रोक पाएंगे। बट बहुत सारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में सिस्टम ही नहीं है टू ट्रैक द प्रोग्रेस, पता ही नहीं है कि कैसे हो रहा है। अगर डेटा ही नहीं है तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। अगेन फूड वेस्ट इज़ नॉट अ रिच कंट्री प्रॉब्लम। तो हमें लगता है ना कि फूड वेस्ट जनरली जो रिच कंट्री जिनके पास बहुत पैसा है वो फूड वेस्ट कर रहे हैं, तो देखा गया कि ऐसा नहीं है। बहुत रिच और बहुत पुअर कंट्रीज़ में पर कैपिटा सिर्फ 7 kg का ही डिफरेंस है। तो जो पुअर कंट्रीज़ है वो भी थोड़ा कम वेस्ट कर रहे हैं, बट वो भी वेस्ट कर रहे हैं। Hotter countries appear to generate more food waste per capita in households, potentially due to higher consumption of fresh foods with sustainable inedible parts and a lack of robust cold chains। तो जो हॉटर कंट्रीज़ है वहाँ देखा गया कि ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हॉटर कंट्रीज़ में पीपल प्रेफर फ्रेश फूड, जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ फूड जल्दी वेस्ट नहीं होता है, फूड्स कैन बी सस्टेन। बट हॉटर कंट्रीज़ में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया आउटग्रोथ ज़्यादा होता है एंड फूड इज़ वेस्टेड अर्लियर। तो उसलिए क्या किया करते हैं कि जो हॉटर कंट्रीज़ में देखा गया कि दे आर वेस्टिंग मोर फूड्स, क्योंकि वो हर मील में वो फ्रेश फूड खा रहे हैं। तो जो पिछले मील का बचा हुआ फूड है दे आर वेस्टिंग डैट एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ रॉबस्ट कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो यू कैन नॉट सेव द फूड। ठीक है। अगेन इंडिया में भी देयर वॉज अ रिपोर्ट्स ऑन द सिमिलर लाइन्स, बहुत पुरानी रिपोर्ट थी, विच वॉज अबाउट द दलवाई कमेटी रिपोर्ट। तो दलवाई कमेटी रिपोर्ट टॉक्ड की 92,000 करोड़ इज़ बीइंग वेस्टेड इन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉस की वजह से। मतलब कि दिस वाज नॉट अबाउट द फूड, बट कि जो क्रॉप्स हो रहे हैं या जो भी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो जब हार्वेस्ट हो जा रहे हैं फार्म से, तो उन्हें सस्टेन, उन्हें कंजर्व करने के लिए हमारे पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो लॉट ऑफ फूड इज़ बीइंग वेस्टेड। तो ये दलवाई कमेटी रिकमेंडेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर GS3 एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर GS3। अदर दैन डैट प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 इज़ पब्लिश्ड बाई, हैज़ बीन स्टडीड बाई UNEP एंड WRAP। ठीक है। तो हॉटर कंट्री जनरेटेड मोर ऑफ इट। फूड लॉस एंड वेस्ट जनरेटेड 8 to 10% ऑफ एनुअल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये देखिए जो टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस है, तो हम सिर्फ फूड वेस्ट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम ग्रीन हाउस गैस भी जनरेट कर रहे हैं 8 to 10%। इट टेक्स अप द इक्विवेलेंट ऑफ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल लैंड। सो सी फूड वेस्ट इज सच अ बिग थिंग। हम फूड वेस्ट को सिर्फ फूड वेस्ट में देख रहे हैं, बट दीज थिंग्स आर सो इंटर रिलेटेड। 1/3 ऑफ वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी हम फूड जो वेस्ट है उसे फेंक कर वो भी ख़त्म कर दे रहे हैं। एंड ये देखा गया कि रूरल एरियाज जनरली वेस्टेड लेस फूड कंपेयर टू अर्बन एरियाज। So this was the entire coverage of the Hindu article। तो यहाँ से we got कि कैसे हम इस पॉइंट्स इसी आर्टिकल से अलग अलग GS के लिए, प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड वॉचिंग टिल द वेरी एंड।